मेरे ज़हन में ना अक्सर एक सवाल आता है। मतलब आपने भी कभी सोचा ही होगा कि एक लोहे का बना विशालकाय हवाई जहाज जिसका वजन लाखों किलो होता है, वो हवा में इतनी आसानी से कैसे तैर लेता है। ये सवाल तो खैर बहुत लोगों को हैरान करता है। हाँ, या फिर किसी घने जंगल में जो 100 फुट ऊंचे पेड़ होते हैं, उनकी सबसे ऊपरी पत्ती तक जमीन के नीचे का पानी कैसे पहुंच जाता है, वो भी बिना किसी मोटर या पंप के। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हवा और पानी को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर प्रकाश डालते हैं, जिसका नाम है तरलों के यांत्रिकी गुण या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। हमारा मकसद आज किसी क्लासरूम की तरह सिर्फ नीरस फॉर्मूला या समीकरण रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। फॉर्मूलों से तो वैसे भी लोग बोर हो जाते हैं। एकदम सही। बल्कि हमें यह समझना है कि हवा और पानी जैसे तरल पदार्थ असल में इस पूरी दुनिया को कैसे चलाते हैं और इनके पीछे जो नियम काम करते हैं वो कितने अद्भुत हैं। What's fascinating here is कि तरल पदार्थ, जिन्हें विज्ञान की भाषा में हम फ्लूइड्स कहते हैं, वो ठोस पदार्थ हों यानी सॉलिड से पूरी तरह अलग तरह से बर्ताव करते हैं। मतलब अगर आप एक लकड़ी के गुटखे को धक्का दें तो वो अपनी जगह से खिसक जाएगा। हाँ, लेकिन उसका आकार तो नहीं बदलेगा ना। सही कहा, उसकी अपनी एक निश्चित आकृति होती है। लेकिन तरल पदार्थों, और इसमें ध्यान रखिए कि गैस और द्रव दोनों शामिल हैं, उनकी कोई अपनी आकृति नहीं होती। वो तो जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि तरल पदार्थ विरूपण का, मतलब अपनी बनावट बदलने का, विरोध नहीं कर पाते। भौतिकी में इसे शेयर स्ट्रेस कहा जाता है। आसान शब्दों में अगर मैं समझाता हूं तो जब किसी चीज की सतह पर समानांतर बल या पैरेलल फोर्स लगाया जाता है तो ठोस चीजें उसका कड़ा विरोध करती हैं। लेकिन तरल पदार्थ बस बह जाते हैं। हाँ, वो बह जाते हैं। स्रोत के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ठोस के मुकाबले एक तरल का शेयर स्ट्रेस लगभग 10 लाख गुना कम होता है। बाप रे, 10 लाख गुना? ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर ध्यान दें तो हम इंसान हर पल इन्हीं तरलों से घिरे हुए हैं। हमारे चारों ओर हवा का एक बहुत बड़ा और मोटा आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का तो 2/3 हिस्सा पानी ही है। हाँ, यहाँ तक कि हमारे शरीर का भी अधिकांश हिस्सा पानी है। हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो भी एक तरल है। इसलिए मुझे लगता है कि रोजमर्रा के जीवन को समझने के लिए इस विषय को डिकोड करना बहुत जरूरी है। एकदम। और इस पूरी व्यवस्था को समझने का पहला कदम ये जानना है कि तरल पदार्थ बल या फोर्स का सामना कैसे करते हैं। देखिए, ठोस पदार्थों के विपरीत जब कोई तरल विश्राम अवस्था में होता है, मतलब रेस्ट पर होता है, तो वो केवल अपने संपर्क में आने वाली सतहों पर लंबवत बल लगा सकता है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर? हाँ, परपेंडिकुलर। वो किसी भी चीज को तिरछा धक्का नहीं दे सकता। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जन्म लेती है जिसे हम दबाव या प्रेशर कहते हैं। अच्छा, इस बात को ना स्रोत में एक बहुत ही रोचक उदाहरण से समझाया गया है। वो सर्कस वाला करतब जो काफी हैरान करने वाला है। अरे हाँ, वो हाथी वाला उदाहरण। हाँ, सर्कस में अक्सर दिखाया जाता है कि एक कलाकार जमीन पर लेटता है, अपनी छाती पर लकड़ी का एक मोटा और चौड़ा तख्ता रख लेता है और फिर उस तख्ते के ऊपर एक विशालकाय हाथी अपना भारी भरकम पैर रख देता है। और देखने वालों की तो सांसें ही रुक जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन उस कलाकार की पसलियां टूटती ही नहीं है। ये तो किसी जादू की तरह लगता है, क्योंकि एक हाथी का वजन तो इंसान को पल भर में कुचल सकता है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध विज्ञान है। और यहाँ ना बल से ज्यादा दबाव की भूमिका होती है। इसे गणितीय समीकरणों में उलझाए बिना अगर समझें तो दबाव असल में ये बताता है कि कोई बल कितनी जगह पर फैला हुआ है। मतलब उस करतब में हाथी का जो वजन है। हाँ, हाथी का वजन एक बहुत बड़ा बल है, लेकिन जब वो लकड़ी के तख्ते पर पैर रखता है तो वो पूरा का पूरा बल उस तख्ते के एक बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाता है। नियम सीधा सा है, क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, नीचे छाती पर पड़ने वाला दबाव उतना ही कम हो जाएगा। तो तख्ते ने उस भारी बल को इतनी बड़ी जगह पर बांट दिया कि कलाकार की छाती के किसी एक हिस्से पर जानलेवा दबाव पड़ा ही नहीं। बिल्कुल सही। ये उदाहरण इस बात को भी एकदम साफ कर देता है कि क्यों एक पतली सुई हमारी त्वचा को बहुत आसानी से भेद देती है, लेकिन एक चम्मच नहीं। क्योंकि सुई का आगे का हिस्सा बहुत नुकीला होता है। हाँ, उसका क्षेत्रफल इतना कम होता है कि अगर पीछे से बहुत थोड़ा सा भी बल लगाया जाए तो वो एक जगह पर केंद्रित होकर भयंकर दबाव पैदा कर देता है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने।
और दबाव की इस पूरी कहानी में घनत्व यानी डेंसिटी का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। डेंसिटी मतलब कोई चीज कितनी घनी है, राइट? हाँ, एक तय जगह या आयतन में उस चीज का कितना द्रव्यमान या मास भरा हुआ है। पानी का एक बहुत ही अनोखा गुण यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसका घनत्व अधिकतम होता है। अच्छा। हाँ, जो कि 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। घनत्व ही यह तय करता है कि कोई तरल कितना भारी है और उसका सीधा असर उसके लगाए जाने वाले दबाव पर पड़ता है। घनत्व और क्षेत्रफल की इस चर्चा से मुझे स्रोत का एक और हैरान करने वाला तथ्य याद आ रहा है, जो हमारे शरीर से ही जुड़ा है। हमारी जो जांघ की हड्डियां होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में फीमर कहते हैं, जो शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डियां होती है। हाँ, एक फीमर हड्डी के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल मात्र 10 वर्ग सेंटीमीटर के आसपास होता है। मतलब बहुत ही छोटी सी जगह, लेकिन फिर भी हमारे दोनों पैरों की हड्डियां मिलकर शरीर के ऊपरी हिस्से का पूरा वजन कितनी आसानी से उठा लेती हैं। कमाल है ना? बहुत कमाल है। स्रोत के हिसाब से अगर शरीर के ऊपरी हिस्से का वजन सिर्फ 40 किलो भी मान ले, तो ये छोटी सी हड्डियां अपने 20 वर्ग सेंटीमीटर के कुल क्षेत्रफल से 2 लाख पास्कल का दबाव बिना टूटे झेल रही होती हैं। प्रकृति की इंजीनियरिंग का इससे बेहतर नमूना क्या ही होगा। इंसानी शरीर वाकई अद्भुत है, और जब दबाव की बात चली रही है तो गहराई के साथ इसके रिश्ते को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी तरल के भीतर जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, दबाव लगातार और तेजी से बढ़ता जाता है। इस पर स्रोत में एक बहुत ही काम का आंकड़ा दिया गया था। जब कोई गोताखोर या तैराक पानी में महज 10 मीटर नीचे जाता है, तो उस पर दबाव अचानक से दोगुना हो जाता है। हाँ, लगभग 2 एटमॉस्फेयर हो जाता है। मतलब समुद्र की सतह पर हम सब 1 एटीएम का वायुमंडलीय दबाव महसूस करते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मीटर गहराई में जाते ही ये 2 एटीएम हो जाता है। तभी तैराकों को अक्सर अपने कानों में एक अजीब सा दर्द या खिंचाव महसूस होता है। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। ऐसा उस पानी के स्तंभ के वजन के कारण होता है जो गोताखोर के ठीक ऊपर मौजूद है। भौतिकी कहती है कि कुल दबाव 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो ऊपर मौजूद हवा का दबाव, हाँ, और दूसरा उस पानी का अपना वजन जो ऊपर है। कोई इंसान या वस्तु जितना नीचे जाएगी, उसके ऊपर मौजूद तरल का वजन उतना ही बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के कंधों पर पानी की एक बहुत ऊंची मीनार रख दी गई हो। तो हर 10 मीटर पर लगभग 1 वायुमंडलीय दबाव और जुड़ जाता है। जी, और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर पनडुब्बियों या सबमरीन्स को डिजाइन किया जाता है। आपको पता है, समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर दबाव सतह के मुकाबले लगभग 100 गुना अधिक होता है। 100 गुना? हाँ, इतने भयानक दबाव में लोहे की मोटी चादरें भी कागज की तरह मुड़ सकती हैं। इसलिए पनडुब्बियों की बाहरी परत को टाइटेनियम और विशेष स्टील से इतना मजबूत बनाया जाता है कि वे इस दबाव को सह सकें। स्रोत में एक बहुत ही सटीक गणना है। 1000 मीटर की गहराई पर 20 बाई 20 सेंटीमीटर की एक छोटी सी खिड़की पर 4 लाख न्यूटन से ज्यादा का बल लगता है। बाप रे! ये ऐसा है जैसे एक छोटी सी कांच की खिड़की पर कई हाथियों का वजन एक साथ डाल दिया हो। Here's where it gets really interesting. इंसान ने तरल पदार्थों के इस भारी दबाव को सिर्फ झेला ही नहीं है, बल्कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। वो कैसे? एक आम जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। आप कार चलाते हैं, तो एक तेज रफ्तार से दौड़ती हुई भारी भरकम कार को महज एक पैर के हल्के से दबाव से कैसे रोक लिया जाता है? ब्रेक पैडल पर लगा हल्का सा धक्का हजारों किलो की मशीन के पहियों को कैसे जाम कर देता है? अरे हाँ, ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। इसके पीछे 17वीं सदी के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल की खोज है। इसे पास्कल का नियम कहा जाता है, जो हाइड्रोलिक्स का बेस है। एकदम सही। ये नियम बताता है कि किसी बंद तरल पर लगाया गया दबाव हर जगह समान रूप से बिना कम हुए फैलता है। इसका मतलब है कि अगर एक बंद पाइप में कोई तरल भरा है और आप उसके एक सिरे पर दबाव डालते हैं, तो वो दबाव बिना किसी नुकसान के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। तो कार में भी यही होता है? बिल्कुल। जब कार का ब्रेक पैडल दबाया जाता है, तो असल में एक बहुत छोटे पिस्टन पर बल लगाया जाता है। ये बल सिस्टम में मौजूद ब्रेक फ्लूइड में दबाव पैदा करता है, और क्योंकि तरल को दबाकर सिकोड़ा नहीं जा सकता, ये पूरा का पूरा दबाव कार की चारों पहियों के बड़े पिस्टनों तक तुरंत पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे पिस्टन पर लगा छोटा बल बड़े पिस्टन के बड़े क्षेत्रफल पर जाकर कई गुना बड़ा बल बन जाता है।
मतलब बल को एक तरह से एम्प्लीफाई कर दिया जाता है। यही तो इस नियम की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी सिद्धांत पर सर्विस स्टेशनों में जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो काम करती है। एक तरफ एक छोटी सी मोटर एक पतले पिस्टन को दबाती है और दूसरी तरफ एक विशालकाय ट्रक या बस हवा में ऊपर उठ जाती है। ये सच में किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन जादू नहीं है, ऊर्जा के संरक्षण का ही एक रूप है, जहां दबाव को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करके क्षेत्रफल के अंतर के जरिए बल को बढ़ाया जा रहा है। बहुत खूब। अच्छा, अभी तक की चर्चा में हमने सिर्फ ठहरे हुए तरल पदार्थों की बात की, जिसे फ्लूइड स्टैटिक्स कहा जाता है। लेकिन जब पानी या हवा चलने लगती है, मतलब गति में आ जाती है, तो ये नियम और भी रोमांचक हो जाते हैं। हाँ, डायनामिक्स तो पूरी तरह बदल जाते हैं। बिल्कुल। एक ठहरी हुई झील और एक बहती हुई नदी के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता है। अक्सर पहाड़ों में देखा जाता है कि जब कोई नदी बहते बहते किसी संकरी जगह से गुजरती है तो पानी की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसे बौकिकी ने सातत्य समीकरण या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, पानी को दबाकर उसका आयतन तो कम नहीं किया जा सकता। वो इनकम्प्रेसिबल है। हाँ, तो इसलिए जितना पानी एक पाइप या नदी के एक सिरे से अंदर जा रहा है, उतना ही पानी हर हाल में दूसरे सिरे से बाहर भी आना चाहिए। अब अगर रास्ते में नदी संकरी हो जाती है, यानी क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो पानी के पास बाहर निकलने के लिए जगह कम बचती है। तो उसी मात्रा में पानी को बाहर धकेलने के लिए पानी को अपनी रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। एकदम सही। इसे तो हम रोज देखते हैं। जैसे बगीचे में पानी देते समय रबर के पाइप का मुंह अंगूठे से आधा दबा दिया जाए तो पानी की धार अचानक तेज हो जाती है और काफी दूर तक जाती है। ये एकदम सटीक उदाहरण है। और इसी बहते हुए तरल की दुनिया में डैनियल बर्नौली का नियम सामने आता है। बर्नौली का सिद्धांत तरल यांत्रिकी का शायद सबसे मशहूर हिस्सा है। ये सिद्धांत कहता है कि जब किसी क्षैतिज रूप से बहते हुए तरल की गति बढ़ती है तो उसका दबाव कम हो जाता है। ये बात ना पहली बार सुनने में बहुत अटपटी लगती है। हाँ, काउंटर इंट्यूटिव है काफी। मतलब आम धारणा तो यही होती है कि अगर कोई चीज तेज चल रही है तो वो ज्यादा दबाव डालेगी। रफ्तार बढ़ने से दबाव कम कैसे हो सकता है? ये विज्ञान के सबसे सुंदर विरोधाभासों में से एक है, जो असल में ऊर्जा के संतुलन पर आधारित है। बहते हुए तरल में 3 तरह की ऊर्जा होती है: दबाव ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि इन तीनों का कुल योग हमेशा स्थिर रहना चाहिए। ठीक है। तो अगर पानी या हवा की रफ्तार बढ़ रही है तो जाहिर है कि उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ रही है। अब अगर कुल ऊर्जा को स्थिर रखना है तो किसी न किसी चीज को तो कम होना ही पड़ेगा ना। इसलिए उस ऊर्जा की भरपाई करने के लिए तरल का दबाव अपने आप कम हो जाता है। ये सिद्धांत सुनने में जितना अजीब लगता है, असल जिंदगी में उतने ही बड़े चमत्कार करता है। हवाई जहाज का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत का ही एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। हवाई जहाज के पंखों को एक बहुत ही खास आकार दिया जाता है जिसे एरोफॉयल कहते हैं। पंख का ऊपरी हिस्सा थोड़ा घुमावदार या कर्व्ड होता है और निचला हिस्सा लगभग चपटा होता है। और इस खास आकार का एक बहुत बड़ा मकसद होता है। जब हवाई जहाज रनवे पे दौड़ता है तो पंख हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। घुमावदार आकार के कारण पंख के ऊपर से गुजरने वाली हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वो बहुत तेजी से गुजरती है। और बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार क्योंकि ऊपर हवा की रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए वहां हवा का दबाव काफी कम हो जाता है। सही कहा। इसके विपरीत पंख के नीचे हवा की रफ्तार कम होती है, जिससे वहां दबाव अधिक रहता है। और हर चीज हमेशा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर भागती है। हाँ। तो ये नीचे का अधिक दबाव और ऊपर का कम दबाव मिलकर जहाज को ऊपर की ओर एक जबरदस्त धक्का देते हैं। इसे ही विमानन की भाषा में लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट पैदा हो जाती है। स्रोत में जो बोइंग विमान का उदाहरण है वो सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। एक बोइंग विमान जो 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है, उसके पंखों के ऊपर और नीचे हवा की रफ्तार में महज 8% का अंतर पैदा होता है। सिर्फ 8%। बहुत कम अंतर है। लेकिन ये छोटा सा अंतर 3.3 लाख किलो से ज्यादा भारी जहाज को हवा में मीलों ऊपर टिकाए रखने के लिए काफी होता है। अद्भुत है। और पता है, विज्ञान के ये नियम सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों के मैदान में भी इनका जलवा देखने को मिलता है। क्रिकेट या फुटबॉल में जब कोई तेज गेंदबाज गेंद को हवा में स्विंग कराता है तो उसके पीछे भी यही भौतिकी काम कर रही होती है। इसे मैग्नस प्रभाव कहा जाता है। हाँ, क्रिकेट में तो अक्सर देखा जाता है
कि एक गेंदबाज गेंद को स्पिन करा के फेंकता है और गेंद बल्लेबाज तक पहुंचने से पहले हवा में अपनी दिशा बदल लेती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब गेंद हवा में घूमते हुए आगे बढ़ती है तो उसकी सिलाई या खुरदुरी सतह अपने आसपास की हवा की परतों को भी अपने साथ घसीटती है। गेंद के घूमने की दिशा के कारण गेंद के एक तरफ हवा की रफ्तार गेंद की दिशा के साथ जुड़कर और तेज हो जाती है और दूसरी तरफ हवा की रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल। और यहाँ फिर से बर्नौली का नियम लागू होता है, जहाँ हवा की रफ्तार ज्यादा होगी वहाँ दबाव कम हो जाएगा। हाँ, तो गेंद के दोनों तरफ एक जबरदस्त दबाव का अंतर पैदा हो जाता है। इस अंतर के कारण गेंद पर एक पार्श्व बल या लैटरल फोर्स लगता है जो उसे हवा में ही अपने सीधी लाइन से भटकाकर दूसरी तरफ धकेल देता है, जिससे गेंद हवा में लहराती है और बल्लेबाज चकमा खा जाता है। एकदम सही। हवा और पानी की इन जादुई हरकतों को समझने के बाद अब तरल पदार्थों के एक और अजीब गुण की ओर बढ़ते हैं, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर एक चिकनी गलान पर एक गिलास पानी गिराया जाए तो वो पलक झपकते ही बह जाता है, तुरंत। लेकिन अगर उसी ढलान पर एक चम्मच शहद गिराया जाए तो वो बहुत धीरे धीरे और मुश्किल से रेंगते हुए बहता है। दोनों ही तरल हैं, दोनों का काम बहना है। फिर पानी और शहद के व्यवहार में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? इस अंतर को समझने के लिए हमें श्यानता या विस्कोसिटी को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो श्यानता तरल पदार्थों का आंतरिक घर्षण या इंटरनल फ्रिक्शन है। जब कोई भी तरल बहता है तो वो एक ठोस ब्लॉक की तरह नहीं बहता, बल्कि कई पतली परतों के रूप में बहता है जो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। अच्छा, लेयर्स में बहता है? हाँ। कुछ तरल पदार्थों में इन परतों के बीच बहुत ज्यादा घर्षण या रुकावट होती है जो उनके आसानी से बहने का विरोध करती है। So what does this all mean? क्या इसका मतलब ये है कि शहद की परतें एक दूसरे को पकड़कर रखना चाहती हैं? एक तरह से हाँ। शहद की श्यानता पानी से बहुत ज्यादा होती है। उसके अणुओं के बीच का आकर्षण और परतों के बीच का घर्षण इतना अधिक होता है कि वो तेजी से नहीं बह पाता, इसलिए वो गाढ़ा लगता है। और पानी में ये घर्षण कम होता है? हाँ, पानी की परतों के बीच ये घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए वो आजादी से बहता है। श्यानता का ये गुण औद्योगिक मशीनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इंजन के पुर्जों के बीच सही श्यानता वाला इंजन ऑयल डालना जरूरी होता है ताकि मशीनें बिना घिसे आराम से चल सकें। ये तो हुई बहने की बात, लेकिन पानी से जुड़ा एक और बहुत ही आम लेकिन रहस्यमयी सवाल है जो हमेशा सोच में डालता है। बारिश की बूंदें या नल से टपकता पानी हमेशा गोल ही क्यों होता है? पानी की बूंदें कभी चौकोर या तिकोनी क्यों नहीं होती? अच्छा सवाल है। और एक और उदाहरण, जब किसी पेंट ब्रश को पानी में डुबोया जाता है तो उसके बाल पानी के अंदर पूरी तरह फैले रहते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रश को पानी से बाहर निकाला जाता है उसके सारे बाल आपस में एकदम से क्यों चिपक जाते हैं? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही वैज्ञानिक प्रक्रिया में छिपा है, जिसे पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें तरल के अंदर मौजूद अणुओं या मॉलिक्यूल्स की कल्पना करनी होगी। तरल के बिल्कुल बीचों बीच जो अणु होता है उसे चारों तरफ से दूसरे अणु अपनी ओर खींचते हैं, तो वो संतुलन में रहता है। हाँ, चारों तरफ से बराबर खिंचाव मिलने के कारण वो बैलेंस रहता है। लेकिन तरल की सबसे ऊपरी सतह पर जो अणु होते हैं उनकी कहानी अलग होती है। सतह वाले अणुओं के ऊपर तो हवा होती है, पानी के अणु नहीं होते। यही सबसे बड़ा कारण है। सतह के अणुओं के ऊपर कोई खिंचाव नहीं होता, वे सिर्फ नीचे और अगल बगल के अणुओं द्वारा अंदर की ओर खींचे जाते हैं। इस असंतुलित खिंचाव की वजह से तरल की ऊपरी सतह हमेशा एक तनाव में रहती है। ये भौतिकी का एक बुनियादी नियम ये भी है कि हर प्रणाली अपनी स्थितिज ऊर्जा को कम से कम रखना चाहती है। इसलिए वो तरल की सतह भी सिकुड़कर कम से कम जगह या न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है। जी, और ज्यामिति के अनुसार किसी भी दिए गए आयतन के लिए सबसे कम सतह का क्षेत्रफल हमेशा एक गोले का ही होता है। ओह, तो यही कारण है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई पानी की बूंदें सिकुड़कर गोल आकार ले लेती हैं। एकदम सही। और जहां तक ब्रश की बात है, जब ब्रश पानी से बाहर आता है तो बालों के बीच फंसी पानी की फिल्म भी इसी पृष्ठ तनाव के कारण सिकुड़कर अपना क्षेत्रफल कम करना चाहती है। और सिकुड़ने की इस प्रक्रिया में पानी ब्रश के सारे बालों को अपने साथ खींचकर चिपका देता है। बिल्कुल।
ये कितना दिलचस्प है कि जो चीजें हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सामान्य लगती हैं, उनके पीछे इतनी गहरी भौतिकी काम कर रही होती है। और इसी पृष्ठ तनाव से एक और जादुई प्रक्रिया जन्म लेती है जिसे केशनालिका या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। हाँ, कैपिलरी एक्शन। अगर एक बहुत ही पतली कांच की ट्यूब, जिसे केशली कहा जाता है, उसे पानी से भरे बर्तन में डुबोया जाए तो पानी बिना किसी बाहरी बल के, गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल खिलाफ जाते हुए अपने आप उस ट्यूब में ऊपर चढ़ने लगता है। ये प्रकृति के सबसे जरूरी तंत्रों में से एक है। ट्यूब के अंदर पानी की सतह एक कर्व या मेनिस्कस बनाती है। इस घुमावदार सतह के कारण सतह के ठीक नीचे और ठीक ऊपर के दबाव में अंतर पैदा हो जाता है, और इसी दबाव के अंतर और पृष्ठ तनाव के खिंचाव के कारण पानी ऊपर की ओर उठता है। जी। ट्यूब जितनी ज्यादा पतली होगी, पानी का स्तंभ उतना ही ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। और यही वो वैज्ञानिक तंत्र है जिसके बिना शायद इस पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। रोजमर्रा के जीवन में मिट्टी के दिए का जलना इसी पर निर्भर है। दिए में रखी सूत की बत्ती में बहुत बारीक धागे होते हैं जो पतली ट्यूब्स का काम करते हैं, और तेल इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से बत्ती में ऊपर चढ़ता है। हाँ, और सबसे बड़ा चमत्कार तो पेड़ों में देखने को मिलता है। 100-100 फुट ऊंचे पेड़ों की जमीनी जड़ों से पानी पत्तियों और शाखाओं तक गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए केशनालिका सिद्धांत और वाष्पोत्सर्जन की मदद से पहुंचता है। प्रकृति ने बिना किसी मशीनरी के पानी को आसमान तक पहुंचाने का क्या बेहतरीन रास्ता निकाला है। ये चर्चा ना इस बात का सबूत है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में बंद रहने वाली चीज नहीं है। दबाव, गति, शांता और पृष्ठ तनाव के नियम एक साथ मिलकर एक बहुत ही जटिल लेकिन खूबसूरत व्यवस्था बनाते हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कैसे ये अदृश्य भौतिक नियम हर छोटी बड़ी चीज को नियंत्रित कर रहे हैं। चाहे वो इंसान की नसों में दौड़ते खून का बहाव हो, समुद्र की गहराइयों में भारी दबाव का सामना करती पनडुब्बियां हो, क्रिकेट के मैदान में स्विंग होती गेंद हो, या फिर आसमान में उड़ते हुए विशाल हवाई जहाज हो। तरल पदार्थों की यांत्रिकी हर जगह लागू है। पर यहाँ से ना एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? आज हमने देखा कि तरल पदार्थ कितनी बारीकी से बर्नौली और पास्कल के इन शांत और सुलझे हुए नियमों का पालन करते हैं। हाँ, लेकिन ये सारे नियम एक सामान्य स्थिति में काम करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि क्या होता है जब कोई चीज हवा में ध्वनि की गति से भी तेज चलने लगती है। मतलब सुपरसोनिक स्पीड? हाँ, जब कोई सुपरसोनिक जेट, लड़ाकू विमान या अंतरिक्ष से गिरता हुआ उल्कापिंड हवा को चीरता है, तो क्या उस वक्त भी हवा एक सामान्य तरल की तरह बर्ताव कर पाती है? ये सोचने वाली बात है। या गति इतनी तेज होती है कि ये सारे सुचारू नियम अचानक से टूट जाते हैं और हवा एक भयानक विनाशकारी शॉकवेव में बदल जाती है। भौतिकी की इस चरम अवस्था में तरलों का व्यवहार कैसे बदलता है, ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर हर सुनने वाले को खुद जरूर विचार करना चाहिए।